तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट हिंदी पेडागोजी टेस्ट 1 की। और इसके अंदर क्या है कि 20 ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो बार बार सीटेट के अंदर क्या है कि रिपीट होते हैं हिंदी पेडागोजी के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है बच्चे की जो है स्कूल की जो भाषा होती है और जो घर एवं पड़ोस की भाषा होती है उसमें खालिस्तान होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें दिया गया है जुड़ाव, बी ऑप्शन समरसता, सी ऑप्शन समरूपता और डी ऑप्शन अलगाव। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी समरसता। मतलब कि बच्चे की जो स्कूल की भाषा होती है या फिर जो घर और पड़ोस की भाषा होती है उसमें समरसता होना ज़रूरी होता है। और ये सीटेट का जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरसता का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है कि एकांकी के अंदर आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी। बी ऑप्शन शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगे। सी ऑप्शन हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे और डी ऑप्शन एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन क्या है कि आप करवाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, किसका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में। मतलब कि क्या है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में अगर दिया गया है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो होता है वो होगा कि शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन ज़रूर करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर क्या है कि रिपीट हो चुका है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम हो, दोनों में ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है। सो इसके अंदर क्या है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, अगर द्वितीय भाषा आपको सीखनी है, कोई सेकेंडरी लेवल अगर आपको सेकेंडरी लैंग्वेज जानना है आपको, तो उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण लेस इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या रहेगा। तो इसमें ए ऑप्शन है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, बी ऑप्शन है भाषा की परीक्षा, सी ऑप्शन है अभिवृत्ति और डी ऑप्शन है शिक्षक का रवैया। तो चलिए बताइए। हाँ, इसमें क्या है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में कम महत्वपूर्ण आपके लिए क्या रहेगा कि भाषा की जो परीक्षा है वो सबसे कम महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन वो आपको चाहिए, अभिवृत्ति भी आपको चाहिए, शिक्षक का रवैया भी आपके लिए ज़रूरी है। बट भाषा की परीक्षा जो है वो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि लिखना और जो पढ़ना होता है उसको सीखने के संदर्भ के अंदर क्या है कि कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा। तो इसके अंदर क्या है कि पढ़ना और सीखने की तुलना में क्या होगा, लिखना सीखना जटिल होता है। इसमें क्या कहा गया है कि पढ़ना सीखने की तुलना के अंदर लिखना सीखना जो है जटिल होता है। बी ऑप्शन लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना जटिल होता है। और तीसरा ऑप्शन है दोनों कौशल एक एक करके सीखे जा सकते हैं। उसके बाद लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित होते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी कौन सा, कि लिखना और जो पढ़ना होता है वो लिखना पढ़ना सीखना समान रूप से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पद्य और गद्य की जब बात की जाती है और नाटक, तो हमारी खालिस्तान संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के खालिस्तान पहलू को समृद्ध करते हैं। ए ऑप्शन भाषिक
और सौंदर्यात्मक, बी ऑप्शन भाषिक ज्ञानात्मक, सी ऑप्शन सांस्कृतिक और साहित्यिक, और डी ऑप्शन सांस्कृतिक और भौतिक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा सी ऑप्शन सांस्कृतिक और साहित्यिक। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसके अंदर। पठ्य गद्य और जब आप नाटक जो होता है उसके अंदर क्या है कि हमारी खालिस्तान, हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध ये करते हैं। तो इसका राइट आंसर सांस्कृतिक और जो है आपका साहित्यिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है भाई, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होगी? तो ए ऑप्शन है घटना वर्णन करना, बी ऑप्शन है कहानी को शब्दशः दोहराना, सी ऑप्शन है कहानी को अपनी भाषा में कहना, डी ऑप्शन है चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही राइट आंसर होगा वो होगा कहानी को शब्दशः दोहराना। मतलब कि जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए क्या करते हैं, हम उनसे बार बार उनसे रिपीट कराते हैं। उन हर एक शब्द को, कहानी का जो हर एक शब्द होता है उसको बार बार रिपीट करवाते हैं, दोहराने को बोलते हैं। तो उसके लिए वो सबसे ज़रूरी होता है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी होगी? वो है कहानी को शब्दशः दोहराना। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ये भी प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसमें बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ए ऑप्शन यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा होता है, बी ऑप्शन यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, सी ऑप्शन यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, और डी ऑप्शन भाषा का अलंकरण इनका कार्य होता है। तो इसमें क्या है कि मुहावरे और जो लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उचित होगा, ये भी बहुत बार जो है एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हो चुका है। सीटेट एग्ज़ाम साथ में जो और टीचिंग एग्ज़ाम है उनके अंदर भी इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। तो इसमें जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं वो भाषा को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी और जो लेखन है उसमें मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खालिस्तान के स्तर पर देखी जाती है और खालिस्तान होती है। तो इसमें ए ऑप्शन है सचेतन और कालबद्ध, बी ऑप्शन है अचेतन और कालबद्ध, डी ऑप्शन है चेतन और स्वाभाविक, और डी ऑप्शन है अचेतन और स्वाभाविक। तो वाणी और लेखन में मूल अंतर यह होता है कि लिखित भाषा के अंदर क्या है कि सचेतन स्तर पर क्या है कि ये देखी जाती है और इसके अंदर कालबद्ध होती है। मतलब वाणी और लेखन में मूल अंतर यही होता है कि जो लिखित भाषा वो क्या है कि सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो वो है लिखित भाषा का प्रयोग। हिंदी पेडागोजी के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि लिखित भाषा का प्रयोग, वो ए ऑप्शन है कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, और डी ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए इसको किया जाता है। मतलब कि लिखित भाषा का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर हम किसके लिए करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को दिखाने के लिए करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाषा खालिस्तान और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। ए आपका है सुनने बोलने और सोचने, बी पढ़ने लिखने और संप्रेषण, सी सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने, और डी ऑप्शन पढ़ने लिखने और समझने। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा भाषा सोचने महसूस करने
और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सोचने, यहाँ पे आएगा महसूस करने, और यहाँ पे आएगा चीज़ों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन होगा। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होता है हिंदी पेडागोजी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अर्थ की गहनता को अगर आपको समझना है, अर्थ की जो गहनता होती है उसको समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होगी। तो इसमें सबसे पहला है सहस्वर पठन, बी है मौन पठन, सी है द्रुत पठन, और डी है धीमा पठन। तो इसके अंदर क्या है कि अर्थ की अगर आपको गहनता को समझना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है वो होता है मौन पठन। तो मौन पठन जितना आप करेंगे उतनी ही अर्थ की गहनता को समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें है बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण रहता है। बोलना जो कौशल होता है, बोलने की जो स्किल होती है, स्पीकिंग की जो स्किल होती है, उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण होगा, सबसे ज़रूरी क्या होगा। तो ए ऑप्शन है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, बी ऑप्शन है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, सी ऑप्शन है मधुर वाणी, और डी ऑप्शन है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो यहाँ से जाहिर ही होता है कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाषा की अभिव्यक्ति कौन सा कौशल होगा। तो इसमें ए ऑप्शन है बोलना और लिखना, उसके बाद बी ऑप्शन सुनना और पढ़ना, सी ऑप्शन पढ़ना और लिखना, और डी ऑप्शन सुनना और बोलना। तो इसके अंदर जो हमारा भाषा की जो अभिव्यक्ति है वो पढ़ना और जो लिखना है उसको प्रदर्शित करती है। भाषा की अभिव्यक्ति क्या होती है, पढ़ना और लिखना कौशल को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। उसके बाद ग्रहणात्मक जो कौशल होता है उसमें क्या शामिल होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम के अंदर, सीटेट एग्ज़ाम में। तो जो ग्रहणात्मक कौशल होता है उसमें क्या शामिल होता है। तो ए ऑप्शन है सुनना पढ़ना, बी ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, और सी ऑप्शन है सुनना और बोलना, और डी ऑप्शन है बोलना और लिखना। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा जो सुनना और पढ़ना है वो हमारा किसमें ग्रहणात्मक कौशल के अंदर क्या होता है, शामिल किया जाता है। मतलब कि शामिल होता है, जो हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, किसी अध्यापक से सीखते हैं, तो उसके अंदर सुनना और पढ़ना सबसे ज़रूरी माना जाता है। तो मतलब सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल के अंदर शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन की जो कुशलता होती है इसका विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या माना जाएगा। ए है प्रतिलिपि, बी है अधूरी कहानी को पूरा करना, सी है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, और डी है आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें ऑप्शन आएगा ए, प्रतिलिपि को सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि बाकी के सभी ऑप्शन हमारी कहानी की कुशलता को बढ़ाएंगे। अधूरी कहानी को पूरा करना ये लेखन कुशलता का विकास करने में सहायक होगा। कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन भी लेखन कुशलता का विकास करेगा। आंखों देखी का घटनाओं को अगर आप लिखते हैं तो ये भी लेखन कुशलता के विकास में सहायक होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो प्रतिलिपि होगी वो सबसे कम महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा लेखन कुशलता के विकास के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वाणी खालिस्तान होती है, इसमें लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। ए ऑप्शन स्थिर, बी ऑप्शन अस्थाई, सी ऑप्शन स्थाई, और डी ऑप्शन गौण। तो इसके अंदर क्या है कि वाणी खालिस्तान होती है वो क्या होती है, हमारी अस्थाई होती है, और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो इसका राइट आंसर अस्थाई आएगा। मतलब कि वाणी अस्थाई होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से ये बदलती रहती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है उच्च प्राथमिक जो स्तर होता है, प्राथमिक के बाद का जो स्तर होता है, उसमें भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहना चाहिए। तो ये सेकेंडरी जो एग्ज़ाम होता है, टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का, उसके अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा अगर आपको भाषा शिक्षण लेना है, भाषा शिक्षण के अंदर क्या है कि जब आपका क्या महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये ऑप्शन साहित्यिक विधाओं में रचना करना, उसके बाद भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, उसके बाद भाषा के नियम एवं प्रकृति को पहचानना, और डी ऑप्शन भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा भाषा के नियम एवं प्रकृति को पहचानना, ये हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर आप भाषा शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा भाषा जो है उसके नियम एवं प्रकृति को पहचानना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें आगमन विधि में हम क्या पढ़ते हैं। तो ए है उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, बी है नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सी ऑप्शन है भाषा से व्याकरण की ओर चलते हैं, और डी ऑप्शन है व्याकरण से भाषा की ओर चलते हैं। तो जो आपकी आगमन विधि होती है, या हमारी जो आगमन विधि होती है, उस आगमन विधि के अंदर जो है हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, मतलब पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद हम अंत में नियम की तरफ बढ़ते हैं। और जो इसकी उल्टी विधि होती है, विपरीत विधि होती है, वो होती है निगमन विधि। तो निगमन विधि के अंदर जो आंसर आता है वो आता है हमारा नियमों से उदाहरण की ओर, मतलब पहले नियम आते हैं उसके बाद उदाहरण आते हैं। तो ये दोनों आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। कभी आगमन विधि पूछी जाती है तो कभी निगमन विधि पूछी जाती है। मतलब कि जब हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं तो उसे आगमन विधि कहते हैं, और जब हम नियमों से उदाहरण की ओर चलते हैं तो उसे निगमन विधि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाई, कोई एक भाषा खालिस्तान लिपि और लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो कोई भाषा, ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन सभी, सी ऑप्शन सीमित, और डी ऑप्शन 1। तो कोई भाषा जो है वो सभी, इसका राइट आंसर आएगा सभी। कोई एक भाषा जो है सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। मतलब कोई भी अगर एक कोई भाषा है तो उसको आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा अंतर ये जो है मतलब आ सकता है, थोड़ा सा परिवर्तन उसमें फेरबदल जो है उसके अंदर थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन उसको उस भाषा को किसी भी लिपि में आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार सीटेट एग्ज़ाम के अंदर रिपीट होता है, वो है हमारा, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ए ऑप्शन है जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो उनको, बी ऑप्शन है जिनकी मातृभाषा सरल हो उनको, सी ऑप्शन है जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है उनको, और डी ऑप्शन है जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है उनको। तो इसमें जिनकी मातृभाषा क्या है कि आपका, पहले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे अधिक कठिनाई का सामना किसको करना पड़ेगा, पहले देखते हैं ऑप्शन ए को, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, मतलब कि जिनकी मातृभाषा हिंदी है ही नहीं, तो उनको सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी भाषा को सीखने में, हिंदी भाषा को सीखने में। क्योंकि जिनकी मातृभाषा सरल है वो आसानी से क्या है कि हिंदी भाषा को सीख सकते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है वो भी आसानी से हिंदी को सीख सकते हैं, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है वो भी आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन जिनकी मातृभाषा हिंदी से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही भिन्न है, तो उनको क्या है कि हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारा ए के अंदर क्या है कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न रहेगी, तो इस तरीके के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद
एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। वो क्वेश्चन है कि भारत में लेखन की कितनी लिपियां हैं। तो भारत में लेखन की लिपियां कितनी है, ये आपका ए ऑप्शन रहेगा 14, बी ऑप्शन रहेगा 12, सी ऑप्शन रहेगा 22 और डी ऑप्शन रहेगा 18। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, लाइक कीजिए, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर CTET, STET, RIT, UP TET, सुपर टेट और KVS एंड NVS एग्ज़ाम्स। तो जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उनके लिए, जिसमें CTET आ गया, STET आ गया, RIT आ गया, उसके बाद UP TET आ गया, सुपर टेट आ गया, KVS या NVS का जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।